नमस्कार, मैं ब्रिजेश्वर केवी टीचर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे लर्निंग टूल्स पे। आज मेरे साथ एक टीचर है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं और केवी टीचर हैं। तो आज हम जानेंगे सर से इनका एक्सपीरियंस केवी में कैसा रहा और इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, बाकी सर की जर्नी कैसी रही, सर की फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में। तो ये सब क्वेश्चंस आज हम सर से करने वाले हैं। उससे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बारे में एक छोटा-सा इंट्रो दें। सर प्लीज़। थैंक यू। खम्मा गणित। मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है और मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से मेरठ सिटी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था। केवी जो एक प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और मैं खुश हूँ कि मैं आज केवी के अंदर हूँ और मैं केवी की जॉब कर रहा हूँ। केवी की जर्नी की बात करें तो वही है, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम दिया जी। उसे पास किया, फिर इंटरव्यू हुआ और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। जी सर। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि ये मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। जी। तो तब माइंड में ये था कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो खोया क्या, खोना क्या? मुझे एक्सपीरियंस ही होगा इंटरव्यू का, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मुझे खुशी थी, किसी भी तरह की टेंशन नहीं थी। मुझे खुशी थी कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं कह सकता हूँ मैंने इंटरव्यू को एन्जॉय किया एक तरह से। मैं काफ़ी खुश था। काफ़ी देर बाद मेरा जब नंबर आया इंटरव्यू में, तो जितना लोगों ने हवा बनाया ना इंटरव्यू का, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, वो सब मैं वर्डलेस मानता हूँ। बिल्कुल आप सिंपली सोबर, बिल्कुल रिलैक्स होके आप जाइए अपने इंटरव्यू में और किसी भी तरह के दिखावे की, ढोंग की नीड नहीं होती। जैसे आप हैं, मतलब वैसे ही जाइए। सिंपल रहना है। कई लोग बिल्कुल चेंज करते हैं खुद को, है ना? पूरा उनकी अटायर वो अलग से सेट करते हैं, ठीक है? हर तरह की लाइक शूज़ वगैरह, उनका पूरा पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो मालूम पड़ जाता है कि वो एक बनावटीपन है वहाँ पे। शो कर रहे हैं। शो ऑफ करने का वो जो एक उनका तरीका होता है, तो वो वहाँ से मालूम पड़ जाता है हम लोगों को। तो जैसे आप हैं बाय नेचर, जो आपका जनरली आप जो जैसा आप रहते हैं, आप वैसे थोड़े से उसी हिसाब से जाइए और सिंपली और सोबर होके जाइए। ज़्यादा बनावटीपन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। रियलिटी होना ज़रूरी होता है तब, है ना? जी। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया तो थोड़ा-सा जो यहाँ पर मेरे चैनल पे जो व्यूअर्स आते हैं और मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चन्स वो पूछते हैं कि आप अपने चैनल पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराइए, जिससे कि हमें आइडिया लग पाए, क्योंकि इस चैनल को सर काफ़ी केवीएस या अदर टीचिंग एस्पिरेंट्स भी देखते हैं। तो वो जानना चाहते हैं जो वर्किंग टीचर्स हैं उनका इंटरव्यू कैसे होगा, तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो किस टाइप से क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपको बी सिंपल, बी व्हाट यू आर, मतलब आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेना है, एकदम नॉर्मल फॉर्मल में जाना है, वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद सर क्या मतलब वहाँ इंटरव्यू में जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितना लंबा चलता है? और जैसे कि इंग्लिश ही बोलनी है वहाँ, हिंदी बोलनी है, इस तरह से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको डाउट रहता है कि अगर हम इंग्लिश में देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या हिंदी में देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कुछ ऐसा भी है क्या सर? और डेमो टीचिंग होती है क्या वहाँ पर, या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब अंदर रूम में जाके क्या होता है वो थोड़ा एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए सर प्लीज। जैसे आप रूम में एंट्री करते हैं, जी। तो बिल्कुल, क्योंकि एक इंटरव्यू है ये और सेंट्रल जॉब का इंटरव्यू है, तो सीन थोड़ा सा अलग होता ही है वहाँ पे। लेकिन फिर भी वहाँ पे घबराना नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स होके आप एंट्री कीजिए। ऑब्वियसली जैसा एक एटमॉस्फेयर होता है इंटरव्यू का, वो वहाँ पे रहेगा और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन तब आपको घबराना नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स होके आप एंट्री कीजिए, परमिशन लीजिए उनसे, फिर परमिशन लीजिए आप बैठने की, फिर आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब काम किसका स्टार्ट होता है? आपके नॉलेज का। जी। आप कितना जानते हैं, आपकी डिलीवरी कैसे है। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और ऐसा भी नहीं कि पूरी वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस पुट अप करते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो कि बहुत हाई लेवल के होते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी नॉर्मल लेवल होता है। उनका लेवल वही होता है जैसा कि एक टीचर को चाहिए होता है। आप किसी कॉलेज में टीच करने नहीं जा रहे, आप पीएचडी की ट्रेनिंग देने नहीं जा रहे, आप स्कूल में टीच करने जा रहे, तो उस लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपकी कंटेंट की डिलीवरी कैसी है, वो इसको नोटिस करते हैं।
तो क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग भी अगर आप दे रहे हैं तो भी वहाँ पे फिर निराश नहीं होना होता है। आपको फोकस ये करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो डिलीवरी कैसी है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है। उसके बाद में जितनी आपको नॉलेज है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर दीजिए। ऐसा भी नहीं कि आप हवा में फेंक रहे अपने आंसर्स, कुछ भी बोल दिया। अगर आपको नहीं आता आप क्लियरली मना कर दीजिए, बोल दीजिए सॉरी मैं इसका आंसर नहीं जानता। तो जितना आपकी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। अगर रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, जरूरी है। इंग्लिश में क्वेश्चंस पुटअप होंगे, अगर आप इंग्लिश अगर आप इजीली बोल लेते हैं तो आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही देना चाहिए। और बाई चांस अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो फिर जो भी आंसर है आप मोस्टली हिंदी लैंग्वेज पे जो यूज करते हैं तो दीजिए। आंसर देना जरूरी होता है, डिलीवरी जरूरी होती है, उसके बाद में लैंग्वेज। लेकिन मेरा ये मानना है कि कमांड होना चाहिए, क्योंकि आप केयू में अगर आप टीच करने जा रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में टीच करने का। वहाँ हर जगह हिंदी नहीं होती है ना, और सिलेबस भी इंग्लिश में ही है सीबीएसई का। तो उसके रिगार्डिंग फिर इंग्लिश पे कमांड होना ही चाहिए और कमांड बना के आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए। अगर कमांड नहीं है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग एक बैरियर है वहाँ पे। ऐसा रोल नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हो रही है जैसे तो होगा ही सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कमांड होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, वो जरूरी भी है। एज ए टीचर वो जरूरी होता है, लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में, मैंने आंसर दे दिए इंग्लिश में अच्छे से। हिंदी में पूछे तो हिंदी में आंसर दे दिए। और जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी जो खुद की लैंग्वेज है हिंदी है तो वो बाहर आ गई। लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर दे रहा था, घबराया नहीं। पहले मेरे आंसर रॉन्ग जा रहे थे, मुझे नहीं आ रहा, मैं घबराया नहीं। कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो सर ने जो भी अभी बताया तो उसमें हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट जो चीज है वो सबसे पहला है आपका कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर एंड यू विल टीच द स्टूडेंट, सो कॉन्फिडेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी जो लोग पूछते हैं इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, तो सर ने जैसे बताया कि आपका जो वे ऑफ डिलीवर है, मान लो आप इंग्लिश में ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप इंग्लिश में बोलिए, और आपको आंसर आता है मगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं और सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आप हिंदी को स्टिक करिए अगर आप हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। बिल्कुल सर, है ना। तो अब मैं सर से पूछूंगा कि सर थोड़े अगर आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे टीचिंग से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो किस टाइप के थे, थोड़े अगर सब्जेक्ट जैसे कि मेरा हिस्ट्री था तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो सिलेबस होता है उससे सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। वो जनरली जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा पहलू है इंटरव्यू का, मैं वो बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को। टीचिंग मेथड, वो बिल्कुल वो मुझसे बोला गया था कि कोई टॉपिक टीच कीजिए। ओके, मीन सर आपको वहाँ ब्लैक बोर्ड वो सब चीजें मिलती हैं? जी हाँ, ठीक है, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड रहेगा। तो बिल्कुल मैं गया और मैंने ये इमेजिन किया कि मेरे सामने मेरी क्लास है और स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने वैसे रीड किया, मैंने बोर्ड के ऊपर जो टॉपिक है उसका नेम लिखा, डेट लिखी, और फिर एक दो क्वेश्चंस लिखे, फिर उन क्वेश्चंस को उन्हीं लोगों से पूछा, वहाँ से बिल्कुल आंसर भी आया। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि जो थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो, और फिर उनको जस्ट पूछने के बाद ही जस्ट मैंने ये बोल दिया कि ठीक है ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आज का हमारा टॉपिक ये है। ऐसे इंग्लिश के साथ मैंने वो डिलीवर किया था। और फिर क्योंकि मेरा हिस्ट्री था सब्जेक्ट तो मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्पेशल फैक्ट दिल्ली में बच्चों को डिलीवर करूंगा, ऐसा मैंने वहाँ पे शो किया कि मैं हमेशा अपने सिलेबस के अलावा जो एडिशनल नॉलेज होती है वो भी मैं वहाँ पे क्लास में टीच करूंगा लर्निंग के लिए। मैंने वो भी वहाँ पे प्रेजेंट किया कि ऐसा मैं अपनी क्लास में करूंगा, और मैं करता भी हूँ। उनको वो भी इम्प्रेसिव लगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उनसे पुटअप किए, वो भी चीज़ पसंद आई। और सबसे मेन चीज़ है आपका वॉइस, आपका साउंड कैसा है, आपका जो आवाज़ है वो कितना बच्चों तक पहुँच पाएगा। एक होता है बिल्कुल धीमे बोलते हैं मुर्दों की तरह, वैसे भी नहीं बोलना, बिल्कुल एक जिंदा आदमी की तरह। क्लास बिल्कुल जिंदा होनी चाहिए ताकि सुनने वालों का सभी का फोकस आपके ऊपर है। और दूसरा क्लास के अंदर इंटरेक्शन होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप लगातार टीच करते ही चले गए। तो वहाँ उस 1 या 2 मिनट के अंदर आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप इंटरेक्शन भी करेंगे।
अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो उनसे एक दो क्वेश्चंस लगातार पूछना, फिर से एक दो लाइन एक्सप्लेन करना, फिर से पूछना, और वो कितना जानते हैं ये भी जानने की कोशिश करना कि उनको प्री नॉलेज उस टॉपिक का है या नहीं, ये उनको दिखाना पड़ता है। एक्चुअली क्लास का वही तरीका होता है। उनको वो चीज़ बिल्कुल पसंद है। उन्होंने कहा भी था कि मेथड आपका अच्छा है, ये मेरा तरीका था। इंटरव्यू में बिल्कुल डेमो टीचिंग होगी, प्रिपेयर होके जाइए, और आप जिस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 9-10 का सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं, उसका मेथड क्या है, सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन द सेम वे पीजीटी के अंदर सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, ये सारी जानकारी वो पूछेंगे आपसे, तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो सर से बात करके ये पता चला, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे कि अगर आप मान लो पीआरटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको यू शुड बी अवेयर अबाउट द सिलेबस की इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस में क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपको 1 to 5 और अपर नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 5th क्लास में, तो 5th क्लास के ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मे बी ही कैन आस्क टू 6th और 7th रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा अपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही सर ने बताया टीजीटी है तो उसके लिए आपको 9, 10, 11 तक होना चाहिए, 12th का भी बताया सर ने, जैसे पीजीटी है तो आपको थोड़ा सा हायर नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरी चीज जो सर ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एक्सपीरियंस टीचर बता सकता है कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो ये आपको नहीं दिखाना मुझे कितना आता है, मतलब आपको क्लास को एंगेज करना है, आपको इंटरेक्टिव क्लास बनानी है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहना है आप जो पढ़ा रहे हैं। सर ने जैसे बताया, और वो सर ने बताया कि वो चीज बहुत बोर्ड ने नोटिस करी, जो उनका इंटरव्यू पैनल था। और सर ने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी, बोर्ड वर्क भी आपका एक होता है, ब्लैक बोर्ड वर्क, वो भी हुआ, क्लास डिस्कशन भी हो रहा है, एक इंटरेक्टिव क्लास भी हो रही है। मोनोटोनस क्लास नहीं होनी चाहिए कि टीचर आया पढ़ाया, बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एकदम लाइवली क्लास होनी चाहिए जहाँ पर दोनों तरीके से बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक और चीज सर ने बताई कि सर ने बच्चों की नॉलेज का प्रायर नॉलेज चेक करी, पहले उनका लेवल चेक कर लिया तुरंत ही। आप पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों का लेवल आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि उनका लेवल हमें पता चल जाएगा, है ना। तो फिर हम उसी लेवल के अकॉर्डिंगली फिर आपकी क्लास को मैनेज करेंगे, क्योंकि टीचर एक अपर हैंड है, ऊपर से देख रहा है, वो बच्चे अभी थोड़े से छोटे हैं, तो वो टीचर मैनेज कर सकता है कि किस लेवल पे जाके उनको पढ़ाना है। एग्जैक्टली, वहाँ वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना जानते हैं, जी जी, वो ये देखेंगे आप सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते। आपने बिल्कुल आपने एग्जाम पास किया तो आपको तो नॉलेज तो है ही। हम लोग तो वो ये चेक करते हैं कि आप बच्चों को सिखा पाएंगे या नहीं। बच्चे, क्योंकि बच्चे आपकी क्लास में बच्चे एक्टिव भी होंगे, खूब सारे बच्चे बिल्कुल पैसिव इनएक्टिव बच्चे होंगे। आप उनके अंदर कैसे क्रिएटिविटी को बिल्कुल आप एक्टिव कर देंगे, ताकि वो मोटिवेट होकर वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, और जो दूसरी एक्टिविटीज है वो भी करने लग जाए, वो ये चेक करते हैं, और टीचर का यही काम होता है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं सर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ फैक्ट चीजें हैं कि आपको मतलब बच्चे की नॉलेज चेक करनी है मेनली, और ये सब देखना है कि उसका लेवल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो टीचिंग आपका प्रैक्टिस है उसको फिर क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। तो ये तो सर का रहा कि एक्सपीरियंस उनका। अभी फिर हम जानते हैं सर से कि सर की फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ रही। जैसे कि लोग बागों को बड़ा वो रहता है कि केबीएस में पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, क्योंकि केबीएस हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया भी है। तो फर्स्ट पोस्टिंग सर की कहाँ रही, तो थोड़ा बताएंगे सर अपने पोस्टिंग के बारे में, बिल्कुल। कैसा रहा सर, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी आसाम में हुई। सर की नॉर्थ ईस्ट थी फर्स्ट पोस्टिंग, तो बहुत लोगों को एक तरीके का अलग सा डर होता है कि नॉर्थ ईस्ट आ गया तो हमें जाना ही नहीं है। तो आइए सर से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं कि उनका क्या रहा नॉर्थ ईस्ट में एक्सपीरियंस। मैं जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, आप मान लीजिए बिल्कुल अपोजिट हो गया सर। हाँ, आप राजस्थान थे, अब नॉर्थ ईस्ट आए, तो मेरा घर यहाँ से करीब 3000 किलोमीटर दूर है। बताइए कितना दूर है। और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इतना दूर जब जाने की बात आए तो कोई भी सोचेगा ही। लेकिन जैसे कि आप बात करते हैं कि जो हवा है नॉर्थ ईस्ट में काम करने को लेकर, बाहर के जो लोग वो यहाँ कैसे फिर काम कर पाएंगे, जो लोकल पीपल का जो रिस्पॉन्स है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक हवा है। नॉर्थ ईस्ट में मैं हूँ, आसाम के अंदर मैं हूँ, शिवसागर में मैं यहाँ काम करता हूँ, घर से 3000 किलोमीटर दूर हूँ, काफ़ी दूर हूँ, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, बिल्कुल पीसफुल लोग हैं, शांति के साथ रहते हैं, और टीचर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत जितने भी टीचर्स है, जो स्कूल का जो सिस्टम है, उनकी सब वो रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी मानते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो हम सुनते हैं या फिर जो आप बोल रहे हैं कि हवा होता है, काफ़ी एक डर होता है, नहीं, ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ एक बार आ जाएंगे, क्योंकि आप घर से दूर आए हैं, तो ऑब्वियसली एक वो सबका एक होता है कि
थोड़ा अजीब लगेगा, नई जगह होगी, नई क्लाइमेट होगी, सब कुछ नया होगा, वर्किंग कल्चर नया होगा, है ना? एक केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, तो खूब सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके लिए नए होते हैं, नॉट अपोजिट, नए होते हैं। उनमें खुद को फिर सेट करना, फिर काम करना, ठीक है? सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं, जो फूड कल्चर है वो भी अलग होगा, है ना? तो ये सारी चीजें मैं ये मानूंगा कि आपके अपोजिट में नहीं होती है ना? धीरे धीरे जब आप अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो आप जब यहाँ काम करेंगे तो फिर वापस आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ जो सुकून है, यहाँ जो शांति है, वो नहीं मिलेगी वापस आपको दोबारा। मैं देखता हूँ मेरे कहीं जो साथ में थे, जो मेरे कलीग्स थे जिनका ट्रांसफर हो गया, जिन्होंने यहाँ लंबे टाइम काम किया है, वो अफसोस करते हैं कि उन्होंने ट्रांसफर क्यों लिया है। मैं जब यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझसे बोला गया कि ये जगह लाइक है हेवन, स्वर्ग है, जन्नत है। तो मैं शौक कि कैसे, है ना? क्योंकि मैं एक अलग क्लाइमेट से आया हूँ, पूरा कल्चर मेरा अलग है, और आज उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने सही कहा। जो सुकून और शांति मुझे यहाँ मिल रही है, शायद मुझे वहाँ नहीं मिलेगी वापस। मेरा घर वहाँ है, मेरा सब कुछ वहीं है, लेकिन जो सुकून यहाँ पे है वो मुझे दोबारा शायद यहाँ से जाने के बाद में कभी नहीं मिलेगी। तो ये जो हवा है, जो खौफ है, इसकी कहीं भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है नॉर्थ ईस्ट में काम करने का, तो आप खुद को लकी मानिए, भाग्यशाली मानिए कि आपको बहुत अच्छी जगह काम करने का मौका मिला है, और एज ए चैलेंज उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डिस्टेंस का एक मैटर रहता है। अगर मेरा घर 3000 किलोमीटर दूर नहीं रहता, अगर डिस्टेंस होती है 1000 किलोमीटर के आसपास, मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ अगर मेरा बस चले तो, है ना? तो डरने की जरूरत नहीं है। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, और हिंदी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यूज होता है। इतनी मीठी हिंदी यहाँ बोलते हैं यहाँ के लोकल पीपल। और बाई चांस अगर आप केवी में कहीं काम करने लग जाते हैं, केवी में आप आ जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आप जॉब करते हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए। आप भी लैंग्वेज सीखिए, वहाँ का कल्चर सीखिए। मैं खुद सीख रहा हूँ, मैंने खुद लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखी है यहाँ की। अच्छा लगता है, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो वैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी खुशी होती है ना? तो काफी बेहतरीन है, डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया, मतलब नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसा नहीं है, वो चीज आपको जब तक लगती है जब तक आपने देखी नहीं है। एक बार आप यहाँ आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो आप अपनी, जैसे सर ने बताया, पुरानी जगह को भी भूल जाएंगे, इतना अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि जो टीचिंग एग्जाम्स की, या मेनली जो एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो वहाँ यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यही स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली है ना? ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिलता है, जैसे सर ने बताया, तो यू फील दैट यू आर द लकी वन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा। ग्रीनरी इतनी अच्छी है, बहुत सुकून है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी, एक बैलेंस इन्वायरमेंट है, और कुछ कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी। तो यू विल फील योर सेल्फ लकी, एंड एवरीथिंग इज गुड हियर। तो अब हम चलते हैं एकदम अपने इंटरव्यू के लास्ट वाले पे, जो काफी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारी सैलरी क्या होगी। तो मैं सर से बोलूंगा एग्जैक्ट नहीं बतानी है, थोड़ा सा मतलब कुछ एक आइडिया पता चल जाए व्यूअर्स को कि वो इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके बाद कि सैलरी जो रहती है, मतलब स्टार्टिंग एक सैलरी वो क्या रहेगी, मतलब नॉट एग्जैक्ट फिगर बताने की जरूरत नहीं है सर, एक मतलब आइडिया हो, ताकि, क्योंकि एक ये मोटिवेशन होता है हमें कि हाँ, हम हमें ये सैलरी मिलेगी तो हम ये कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम इस फील्ड की बात करें, जी। टीचिंग फील्ड की, तो मोस्टली क्या होता है कि लोग पहले प्राइवेट टीच करते हैं, हाँ। और इसमें सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे कि जो साइंस टीच करते हैं, उनका थोड़ा सा प्राइवेट के अंदर सैलरी ज़्यादा होता है उनका। आर्ट्स के जो टीचर होते हैं उनका कहीं कहीं कम होता होगा, है ना? ऐसा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चलता है, हर जगह चलता है, वो नीट के हिसाब से होता है ना? लेकिन फिर भी मैंने ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी ज़्यादा है, ऊपर से सेंटर का है अगर ये मैटर, तो वहाँ और ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल, अगर सैलरी की बात है तो बहुत ये सुकून वाली बात है, आराम वाली बात है कि पैसा अच्छा खासा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा खासा पैसा भी देता है, और एज ए टीचर इतना पैसा मिलता तो ये बड़ी बात है। मतलब कहते भी हैं कि इन केवी यू ऑलवेज यू गेट हैंडसम सैलरी, बहुत पैसा मिलता है इसके अंदर, और लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट्स भी लगते रहते हैं, तो पैसों की कमी नहीं है, वो वाली बात है। स्टार्टिंग के अंदर अगर अपनी बात करूँ, तो इतना मुझे अमाउंट नहीं मिला था। पहले मैं प्राइवेट टीच करता था, तो कम था, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मेरे फर्स्ट सैलरी जो मैंने देखा था, सैलरी से मुझे काफ़ी खुशी हुई उसे देखकर। मुझे मिला था टोटली 55,000।
तो इट्स नॉट अ बैड अमाउंट। जैसे सर ने बताया कि जो फर्स्ट सैलरी थी 55,000 थी सर की, और फिर उसमें ग्रेजुअली आपके कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट्स लगते लगे रहते हैं। हैं। अब तो सर की सैलरी बहुत हाई हाँ, हो बहुत चुकी है। ज़्यादा। तो मतलब ये है कि कुल मिला के आपको सैलरी वाला जो पार्ट होता है वो उसके आपको मतलब बिल्कुल भी आप परेशान नहीं रहेंगे, फिर एक उसमें अच्छी एक सैलरी एक चीज़ और रहेगी। है विजेश्वर जी, हाँ, आप मैं व्यूअर्स को बताना हाँ, चाहूँगा कि जैसी सैलरी मिलेगी, फिर उतना काम ही रहेगा। हाँ। अगर आप ये सोचते हैं कि जस्ट टू टेक द क्लासेस एंड नथिंग एल्स, हुँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। हुँ। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है, यहाँ पे और भी खूब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और टीचर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग मतलब आपका काम रहेगा। हाँ, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के साथ केवीएस आपकी पर्सनल ग्रोथ भी कराएगा, तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग्स और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और आपको एक बिज़ी शेड्यूल बिल्कुल मिलता मिलेगा। है, तो जिसमें आपका एक ओवरऑल होलिस्टिक, जैसे हम बच्चे की होते हैं ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ऐसे टीचर्स का भी होता है, उनको कई नई-नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, संगठन वो प्लान करता बहुत रहता कुछ है सीखने को अकॉर्डिंगली, मिलता है। है ना? तो सर ने भी काफ़ी एक्सपीरियंस ले रखा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल इट वाज़ ए गुड एक्सपीरियंस इन केवीएस, और इफ यू आर doing preparation of any other government exam, all are good, and KVS is one of the best, or you can say Yes, yes. prestigious institute in teaching platform. So in the last, I would like to say thanks to our sir for giving his precious time to my viewers, and I request all my viewers to share this video, like this video, and if you are new to this channel, then please do subscribe this channel. Thank you and have a nice day. Bye bye. Thank you.